रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 12। पुष्पा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है, सबसे समझदार। तुमने एक ऐसे लड़के को सहारा दिया था जो अपनी जिंदगी से तंग था। रुद्र भी जब भी परेशान होता है तुम्हारे पास आता है, तुम पर सबसे ज्यादा यकीन करता है। इस दोस्ती को संभाल लो। अपनी माँ की बातें सुनकर निहारिका ने भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं संभाल लूंगी, पर मुझे नहीं होता बर्दाश्त जब मैं उसे उसके साथ देखती हूँ। मैं नहीं करती कुछ, मैं कोशिश करती हूँ मैं शांत रहूं, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पुष्पा जी उसके एहसास को बहुत अच्छे से समझ सकती थी। उन्होंने उसके आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से कहा, इसीलिए कह रही हूं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। बहुत हो गया ये सब। तुमने मेरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखा है। मेरी बेटी ने बहुत कम उम्र से समझदारी दिखाई, अपनी माँ को समझी। उसके बाद भी तुमने कारोबार संभाल लिया, सब संभाल लिया, अब अपनी जिंदगी को संभाल लो बेटा। निहारिका ने गर्दन हिलाई तो पुष्पा जी ने प्यार से कहा, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी शादी की। शादी करना चाहती हूँ तुम्हारी। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, एक अच्छे इंसान के साथ खुश रहो, तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। बहुत झेल लिया तुमने। वो तुमसे प्यार नहीं करता, मैं जानती हूँ। किसी से प्यार करके उसके मन में वो एहसास ना पाना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन इसे छोड़कर आगे बढ़ो। पर माँ शादी। जैसे ही उसने इतना कहा, पुष्पा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, शादी की बात कर रही हूँ और मैं बहुत वक्त से बात करे रही हूँ, तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। बहुत अच्छी जगह से एक रिश्ता आया तुम्हारे लिए, अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा और मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए। कम से कम मेरे लिए मान जाओ प्लीज बेटा। निहारिका खामोशी और हैरानी के साथ अपनी माँ को देख रही थी। निहारिका हैरान होकर अपनी माँ को देख रही थी। अपनी बेटी के चेहरे पर हैरानी देखकर पुष्पा जी ने उसकी ओर देखकर उसी तरह से उसे समझाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, बेटा मैं तेरे लिए सोच रही हूँ, तू क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हुई है। जब तुझे समझ आ रहा है रुद्र अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, वो अंबिका के साथ खुश है, तो तू क्यों अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। निहारिका इस तरह से तो अपनी रुद्र और अंबिका सबकी जिंदगी उलझा रही है। अपनी माँ की बातें सुनकर वो चेहरा फेरते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, पर मुझे शादी नहीं करनी है। ये सुनते ही पुष्पा जी ने अब कुछ सख्त अंदाज में कहा, बहुत वक्त से तेरी बात सुन रही थी, पर अब मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मैं नहीं चाहती आगे चलकर मेरी बेटी मेरी तरह अकेले अपनी जिंदगी बिताए, और वैसे भी अभी तेरी जिंदगी में हुआ ही क्या है। बहुत कुछ बचा है, मैंने बात कर ली है, तू लड़के से मिलेगी। अच्छा लड़का है, उससे मिलकर कोई फैसला करना, और तो उससे मिल रही है, ये बात तय है। पुष्पा जी की बात सुनकर निहारिका इस बारे में कुछ नहीं कहा पाए। अपनी माँ के आवाज में सख्ती उसने बहुत वक्त बाद देखी थी। पुष्पा जी हमेशा उसकी बातों को समझती थी। वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग माँ थी, वो कभी भी अपनी मर्जी उस पर नहीं थोपती थी। ये बात निहारिका बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन आज अगर वो कह रही थी मतलब वो इस बात को लेकर सीरियस थी। पुष्पा जी अंबिका को अकेले छोड़कर वहां से चली गई, पर निहारिका के दिमाग में अभी उनकी कहीं बातें ही चल रही थी। किसी और से शादी मतलब किसी और को अपनी जिंदगी में एक अहम हिस्सा देना, उसकी जिंदगी में शामिल हो जाना। अब तक रुद्रवीर की जिंदगी में कोई आया था तो उनकी दोस्ती पर इतना असर पड़ रहा था, तब उसे इतना बुरा लग रहा था, कल को उसकी जिंदगी में कोई आ जाएगा तब क्या होगा। ये सोचते ही वो कुछ उलझ सी गई, पर एकदम ही दिमाग में ख्याल आया कि जब उसकी जिंदगी में कोई आएगा तो क्या रुद्रवीर को भी बुरा लगेगा जैसे उसको लग रहा है। ये सोचते हैं उसने अपने आप में कहा, मैं मिलकर देखती हूँ, माँ सही कह रही है। अंबिका और रुद्रवीर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते जा रहे थे और दोनों साथ में खुश भी थे। परिवार वाले सब उनका साथ देखकर खुश थे। आज नाश्ता के वक्त कनुप्रिया जी ने रुद्रवीर और अंबिका की तरफ देखकर कहा, आप दोनों कब सुनेंगे हमारी बात, कब जा रहे हैं आप दोनों। इतना सुनते ही अंबिका कुछ हड़बड़ा गई। उसे एक बार फिर रुद्रवीर की कही हनीमून वाली बात याद आने लगी और उसने रुद्रवीर की तरफ देखा। रुद्रवीर उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया था और उसने फिर अपनी मुस्कुराहट को समेटते हुए कहा, जी मां सा हम देख लेंगे, अभी थोड़ा काम रहता है हमारा। साधना जी ने ये सुनते ही कहा, आपका काम तो कभी खत्म नहीं होगा, सब है यहाँ काम करने के लिए। उनकी बात का समर्थन करते हुए कनुप्रिया जी एक बार फिर बोल पड़ी, सही तो कह रही है छोटी, आप सुनते ही नहीं हमारी बात, अभी ही वक्त है, चले जाइए। रुद्रवीर ने एक नजर अंबिका की तरफ देखा, तभी दादी सा बोल पड़ी, इनको अपनी दोस्त के लिए वक्त मिल जाता है, पर अपनी पत्नी के लिए उनके पास वक्त है। दादी सा प्लीज निहारिका को बीच में मत लाया करिए, वो दोस्त है हमारी, रुद्रवीर ने कहा। और ये सुनते ही एक बार फिर अंबिका का ध्यान निहारिका पर गया।
कनुप्रिया जी ने अब बात बदलते हुए कहा, हाँ तो कब जा रहे हैं आप दोनों, बताइए जल्दी हमें, और आज फाइनल कर दीजिए। बहुत दिनों से हम आपसे बात करने की कोशिश करें लेकिन आप दोनों ही हमारी बात नहीं सुनना चाहते। कनुप्रिया जी की बातों को सुनकर रुद्रवीर कुछ कह नहीं सका। उसने एक बार फिर अंबिका की तरफ देखा और बोला, हम करते हैं अरेंज। इतना कहकर वो अपना हाथ साफ करते हुए वहां से निकल गया। अंबिका ने मन ही मन में कहा, हे भगवान, सब तो ऐसे पीछे पड़ गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हुकुमसा के मन में क्या चल रहा है। निहारिका जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए आए, पुष्पा जी ने उसके सामने प्लेट रखी और उसे खाना सर्व करते हुए बोली, आज शाम को जाकर मिल लेना, मैंने नंबर और एड्रेस तुम्हारे फोन पर सेंड कर दिया है। और निहारिका प्लीज बेटा अच्छे से मिलना, रुद्रवीर को अभी कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। वो दोस्त है तुम्हारा, दोस्त को दोस्त की तरह रहने दो। निहारिका ने एक नज़र अपनी माँ को देखा। उसके मन में इस वक्त पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने तुरंत जवाब दिया, माँ मैं मिल लूंगी, आप परेशान मत होइए, और मेरा मतलब है अगर मुझे सही लगा तो मैं हाँ भी कर दूंगी। पुष्पा जी ने ये सुनते ही एक पल के लिए हैरानी के साथ उसे देखा। उन्हें लग नहीं रहा था उनके समझाने के बाद भी उनकी बेटी इतनी आसानी से मान जाएगी, लेकिन वो मान चुकी थी। ये बात उनको एक पल के लिए हैरानी में डाल गई, लेकिन अगले ही पल वो खुश हो गई और उन्हें खुश होकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मान जाओ। सुमेधा आज बाहर भी आई थी, अपनी माँ के साथ वक्त भी बिताया और अवंतिका जी के साथ भी बैठी थी। वो आज कुछ नॉर्मल नजर आ रही थी और खुश भी नजर आ रही थी, पर दिमाग में कल रात को कहीं अभिमन्यु की बातें चल रही थी। उसने जो भी कहा था वो सब उसे बुरी तरह से चुभ भी रहा था, पर उसकी बातें सच भी थी। उसने कभी उसके प्यार को नहीं समझा, लेकिन वो भी तो उसे नहीं समझा। सुमेधा अपने कमरे में आ गई थी, चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी आ गई, उसके चेहरे पर उदासी आ गई थी। पर तभी उसकी नजर आईने से खुद पर पड़ी और जैसे ही उसने खुद को देखा, एक बार फिर से अभिमन्यु की कही बातें याद आने लगी। उसने कहा था वो उस पर ध्यान नहीं देती, उसके साथ खुश नहीं है, लेकिन कम से कम वो अपने बच्चे पर तो ध्यान दे, उसके लिए खुश रहे। ये याद आते ही सुमेधा के हाथ अपने पेट पर आ गए। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, सच में हम गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो अब मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपके लिए हम खुश रहेंगे। अभिमन्यु जो आपने किसी जरूरी काम से लौटा था, वो अपने कमरे के दरवाजे पर ही रुक गया था। उसने जब सुमेधा की ये बात सुनी तो एक राहत से मिली। वो यही चाहता था वो खुश रहे, उसके परेशान होने से उसकी हेल्थ पर और असर पड़ता। उसने अब अपना गला साफ करते हुए अंदर कदम रखा था कि सुमेधा को उसके आने की आहट हो गई, और उसके आने की आहट महसूस करते उसने झट से अपना हाथ अपने पेट से हटाते हुए पीछे हट गई। अभिमन्यु भी खामोशी से अंदर आया और अपना सामान अलमारी से निकलने लगा। उसने फाइल्स निकलते हुए एक नज़र सुमेधा पर डालकर कहा, कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। सुमेधा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हम मासा या माँ के साथ चले जाएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु फाइल लेकर पलटा ही था, उसकी बात सुनकर उसकी नज़र उस पर थम गई। वो उससे इतना नाराज थी, उसकी बात वो सुनने को तैयार नहीं थी। उसको गलतफहमी हुई थी, वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमेधा उसे मौका ही नहीं दे रही थी। उसने एक नज़र उस पर डाली और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अंबिका इस वक्त कमरे में आई थी। उसके दिमाग में सुबह से कनुप्रिया जी की कही बात चल रही थी। रुद्रवीर ने भी हाँ कर दी थी, मतलब उन दोनों को जाना था। ये ख्याल उसे अजीब सा एहसास दिलाने लगा। रुद्रवीर उसके साथ होगा, वो दोनों वहां अकेले होंगे। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक शर्म भरी लाली आ गई। वो भी अपनी सोच में ही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर अंबिका ने जैसे कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से रुद्रवीर ने कहा, तो क्या ख्याल है आपका? अंबिका ने नासमझी से पूछा, जी किस बारे में? तभी रुद्रवीर ने कहा, वही जो मासा ने कहा। कहाँ जाना चाहती है आप? अंबिका ये सुनते ही चुप हो गई। वो समझ रही थी रुद्रवीर किस बारे में पूछ रहा था, पर उसे समझ नहीं आता जवाब क्या दे। रुद्रवीर जो इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था, वो फोन कान से लगाए अंबिका के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अंबिका कुछ बोल ही नहीं रही थी, सिर्फ खामोशी थी। रुद्रवीर ने कुछ देर तक उसकी खामोशी को महसूस किया, उसके बाद बोला, मसूरी चले? अंबिका ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। वो खामोशी से बस धीरे से बोली, हम। उसकी सहमति मिलते ही रुद्रवीर के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो एक बार फिर उसकी खामोशी को महसूस कर रहा था। अंबिका को इस वक्त से बात करने में शर्म महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, वो हमें मासा बुला रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। उसके इसके इतना कहते ही रुद्रवीर हल्का सा हंस दिया। वो मुस्कुराता हुआ बोला, अभी तो आप हमसे बच रही है, वहां कौन होगा, किसका बहाना बनाएंगी आप?
अंबिका ने एक बार फिर अपनी आंखें भींच ली, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रुद्रवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है तो जाइए आप अपनी मासा के पास, हमें भी बहुत काम है। तभी अंबिका बोल पड़ी, हुकुम सा नाराज हो गए क्या? उसकी मासूमियत पर एक बार फिर रुद्रवीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। अंबिका जब भी उसके साथ होती थी, जब भी वो कुछ बोलती थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती थी और अभी भी उसके साथ यही हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमें नाराज होना चाहिए क्या? अंबिका ने तुरंत कहा, नहीं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए। रुद्रवीर अपनी मुस्कुराहट को समेटते हुए बोला, तो फिर नहीं है हम नाराज। अंबिका को अब जाकर जैसे राहत मिली। उसने जब काम की बात कही तो उसे लगा था शायद वो उसकी बातों से नाराज होकर ऐसा बोल रहा था, पर अब उसकी बातें सुनकर उसे राहत मिली और उसने कहा, ठीक है तो हम आपसे बाद में बात करते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही अंबिका गहरी गहरी सांस लेने लगी, लेकिन रुद्रवीर की बातों को सोचते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अपने केबिन में बैठे रुद्रवीर ने फोन टेबल पर रखा, उसके होठों पर भी एक मुस्कुराहट थी। रुद्रवीर इस वक्त अपने काम में लगा हुआ था। एक बार फिर उसका फोन बजा, उसे लगा शायद अंबिका होगी, उसने कहा था वो बाद में बात करेगी। रुद्रवीर खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन देखा उस पर निहारिका की मां की कॉल आ रही थी, जो देखकर उसे कुछ अजीब लगा। उसने कॉल रिसीव करने कहा, जी आंटी। तभी दूसरी तरफ से निहारिका की मां पुष्पा जी की आवाज आई, बेटा मैं कह रही थी कि अभी कुछ वक्त के लिए तुम निहारिका से मत मिलाना। ये सुनते ही रुद्रवीर को हैरानी हुई, वो कुछ कहता है उससे पहले ही पुष्पा जी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं मेरा कहने का कोई गलत मतलब नहीं है, एक्चुअली मैं उसकी शादी की बात कुछ रिश्तेदारों से कर रही हूँ, तुम तो जानते ही हो बेटा आजकल लोग कितना गलत मतलब निकालते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से कोई रिश्ता हाथ से निकले। प्लीज मेरी बातों को गलत मत समझना। हम समझते हैं लेकिन सब नहीं समझते हैं ना, तुम जानते हो बहुत समझदार हो, तुम्हारी भी शादी हुई थी तो कुछ ऐसी बात थी, और तुम जानते हो मेरे भैया थोड़े अजीब किस्म के हैं, उन्होंने मना किया था, प्लीज बुरा मत मानना बेटा। पुष्पा जी की बातें सुनकर वो शांत हो गया, बाकी किसी को क्या कहता जब उसकी खुद की फैमिली ही कुछ ऐसा सोचती थी। ये बात रुद्रवीर भी जानता था, इसीलिए उसने समझदारी के साथ जवाब दिया, आप परेशान मत होइए, जैसा आप कहेंगी हम करते हैं, पर हमने सोचा था उनकी शादी में सब हम खुद करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगर जरूरत हो तो आप बताइएगा। पुष्पा जी ने कुछ देर बाद फोन रख दिया। रुद्रवीर के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। निहारिका की शादी होने वाली थी और ये बात उसने भी नहीं बताई उसे क्या चल रहा था उसके मन में, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया उसने खुद भी ऐसा किया था, तो उसने इस बात को बेहद लाइटली लिया। पुष्पा जी ने अपना फोन रखकर एक राहत भरी सांस ली। वो नहीं चाहती थी रुद्रवीर अब कुछ दिनों तक निहारिका से मिले, क्योंकि अगर निहारिका उससे मिलेगी तो हो सकता था वो अपना फैसला बदल देगी, और वो नहीं चाहती थी उनकी बेटी अपना फैसला बदले। वो चाहती थी अगर उसने फैसला कर लिया तो वो शादी के लिए हाँ कर ही दे। यही सब सोचते हुए पुष्पा जी ने कहा, मैं जानती हूँ शायद निहारिका ये सुनकर मुझसे नाराज होगी, पर उसे पता नहीं चलने दे सकती मैं इस बात का, और रुद्रवीर इतना समझदार है कि वो समझ जाएगा। मुझे नहीं लगता वो निहारिका से इस बारे में बात करेगा। अच्छा ही अभी कुछ दिन तक दोनों ना मिले तो। निहारिका अपने ऑफिस से निकल गई थी। इस वक्त उसके मन में कुछ चल रहा था, जिस वजह से उसने अपनी माँ को अपनी शादी के लिए हाँ भी करती थी। गाड़ी चलाते हुए अपने आप में गुनगुना रही थी। आज उसके चेहरे पर बहुत समय बाद एक राहत सी थी। उसने कुछ देर बाद अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी, जहां का एड्रेस उसकी माँ ने उसे दिया था। वो अंदर आई, वो जाकर एक टेबल पर बैठ गई। आसपास कुछ ही लोग थे और माहौल भी एकदम शांत था। निहारिका अपने आप में ही कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। कुछ देर बीते पर वो शख्स अब तक नहीं आया था। वो चिढ़कर अपने आप में ही बोली, पता नहीं किसे भेज दिया है, माँ ने अब तक आया ही नहीं। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा अब। उसने अब फोन नंबर डायल किया जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने नंबर डायल किया, तभी सामने से आ रहे हैं शख्स का फोन बजने की आवाज आई। निहारिका ने उस तरफ देखा और सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक गई, क्योंकि सामने सम्राट सूर्यवंशी था। निहारिका अपने ऑफिस से निकल गई थी। इस वक्त उसके मन में कुछ चल रहा था, जिस वजह से उसने अपनी माँ को अपनी शादी के लिए हाँ भी करती थी। गाड़ी चलाते हुए अपने आप में गुनगुना रही थी। आज उसके चेहरे पर बहुत समय बाद एक राहत सी थी। उसने कुछ देर बाद अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी, जहां का एड्रेस उसकी माँ ने उसे दिया था। वो अंदर आई, वो जाकर एक टेबल पर बैठ गई। आसपास कुछ ही लोग थे और माहौल भी एकदम शांत था। निहारिका अपने आप में ही कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। कुछ देर बीते पर वो शख्स अब तक नहीं आया था। वो चिढ़कर अपने आप में ही बोली,
पता नहीं किसे भेज दिया है, माँ ने अब तक आया ही नहीं। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा अब। उसने अब फोन नंबर डायल किया जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने नंबर डायल किया तभी सामने से आ रहे हैं शख्स का फोन बजने की आवाज आई। निहारिका ने उस तरफ देखा और सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक गई क्योंकि सामने सम्राट सूर्यवंशी था। निहारिका अपने सामने सम्राट सूर्यवंशी को देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था सामने सम्राट सूर्यवंशी ही था। वो सम्राट को बहुत अच्छे से जानती थी। मल्लिका उसकी बहन उसकी क्लासमेट हुआ करती थी और उसे बहुत अच्छे से पता था उसने रुद्रवीर की वजह से अपनी जान दी थी और तब से ही रुद्रवीर और सम्राट के बीच एक दुश्मनी चल रही थी। वो हैरान थी तभी सम्राट उसके सामने बैठता हुआ बोला, हेलो मिस निहारिका, आप तो बहुत ज्यादा ही चौंक गई हमें यहाँ देखकर। हमें उम्मीद थी आप हैरान होंगी पर इतना ज्यादा इसकी उम्मीद नहीं थी। निहारिका ने उसकी तरफ देखते ही गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी की बात करने की? तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी जबकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम रुद्र के दुश्मन हो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती। उसके इतना कहते ही सम्राट के चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, वाह, दिल तोड़ने के बाद भी उस शख्स से इतनी मोहब्बत। उसके इतना कहते ही निहारिका अपनी नजरें इधर उधर करने लगी जो देखकर सम्राट ने एक बार फिर कहा, सच में हमने सुना था मोहब्बत कमाल की चीज है, आज देख भी लिया। वो शख्स अपनी जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ गया है, फिर भी आपके मन में अब तक उनके लिए इतनी मोहब्बत है, कमाल है। उसके इतना कहते ही निहारिका ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोली, प्लीज तुम ना ज्यादा बनो मत, मेरे सामने कोई मोहब्बत की बात करके ड्रामा करने की जरूरत नहीं, और हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम रुद्र के दुश्मन हो और मैं अपने दोस्त के दुश्मन से कभी शादी नहीं करूंगी। सम्राट ने यह सुनकर तंज से कहा, काश आपका दोस्त भी आप पर इतना ही ध्यान देता। निहारिका ने जब ये सुना उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। उसको देखते हुए सम्राट ने एक बार फिर से कहा, बहुत अच्छे से जानते हैं हम आप क्यों यहाँ आए हैं, और रही बात हमारी शादी की तो सच कहें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, पर आपको अपनी जिंदगी में शामिल करके बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए ये फायदेमंद है। निहारिका ने जब ये सुना वो ना समझी तो उसे देखने लगी। सम्राट ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, हम आपकी तरह नहीं है, हमारा दिमाग बहुत चलता और हमें बहुत अच्छे से पता है आप यहाँ सिर्फ इसीलिए लिए ताकि आप अपने दोस्त को एहसास दिला सके जिंदगी में किसी और के शामिल होने पर कैसा लगता है। निहारिका हैरानी से उसे देख रही थी। सम्राट की कही बात उसे एकदम हैरानी में डाल गई। वो सच में यही सोचकर यहाँ आई थी पर उसे कैसे पता। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम फालतू की बकवास मत करो। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से उठी सम्राट ने एक बार फिर कहा, अच्छा मौका है, आपकी माँ से मिले हैं हम और उनको कोई एतराज नहीं, वो खुश है। इतना सुनते ही निहारिका एक बार फिर हैरान थी। उसकी माँ भी जानती थी इस बारे में, उसके बाद भी उन्होंने उसकी शादी सम्राट से करने की बात की, वो ऐसा कैसे कर सकती थी। वो हैरानी में थी। उसको इस तरह देखकर सम्राट ने कहा, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कौन बर्बाद करना चाहता है? आपकी माँ भी वही कर रही है, बाकी आपका फैसला हम इंतजार करेंगे, 2 दिन है आपके पास, सोचकर बताइए। इतना कहकर वो उठा और निहारिका के जाने से पहले वो खुद वहां से चला गया। उसका एटीट्यूड इस वक्त साफ नजर आ रहा था। निहारिका इस वक्त खुद हैरान परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा ये उसके साथ हो क्या रहा था। उसकी माँ ने सम्राट सूर्यवंशी से उसकी शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, वो सब जानती थी उसके बाद भी, और अब जो सम्राट ने कहा वो बातें भी उसके दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से कुछ भी फैसला कर पाना उसके लिए मुश्किल था। अभिमन्यु गाड़ी चला रहा था, चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे। कुछ देर बाद उसने अपनी गाड़ी रोक, वो सीधा अंदर आ गया। सामने एक कमरे में स्क्रीन पर कुछ चल रहा था। उसके आते ही वहां बैठा आदमी उठकर खड़ा हुआ और उसने उसकी तरफ देखकर कहा, साहब आपने जो भी कहा था मैंने वो सब कर दिया है। रणविजय इस वक्त अपने शहर आ चुका है, आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं, ये रही उसकी सगाई की फुटेज। अभिमन्यु खामोशी से सामने चल रही वीडियो को देखने लगा। रणविजय अपनी सगाई में खुश नजर आ रहा था। उसको कुछ पल तक देखते रहने के बाद अभिमन्यु ने गंभीरता से कहा, नजर रखिएगा आप इसी तरह। इतना कहकर वो एक बार फिर वहां से निकल गया। चेहरे पर गंभीरता भी नजर आ रही थी। उससे मिलकर वो क्या करेगा? उसने गलतफहमी डाली और वो उसका शिकार हो गया। उसने अपनी पत्नी पर यकीन नहीं किया, ये उसकी गलती थी, इसीलिए वो इस वक्त उससे मिल नहीं रहा था। लेकिन कुछ था जो उसके दिमाग में इस वक्त चल रहा था, तभी वो उस पर नजर रखवा रहा था। पृथ्वी अपनी मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आकर बैठ गया। लैपटॉप खोलते ही उसके दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा,
सम्राट सूर्यवंशी तो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा ना? सर, इस वक्त वो अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त है और मुझे नहीं लगता वो अभी कुछ करेगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, जो सुनकर रुद्रवीर को एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है तो फिर आप रहने दीजिए, अब छोड़ दीजिए उन्हें अकेला। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फोन टेबल पर रखते हुए बोला, पता नहीं कौन सी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आता, हमने कुछ किया नहीं, उसके बाद भी वो हमें कैसे गलत समझ सकते हैं। वो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी एक बार फिर उसे अंबिका का ख्याल आया और उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा, पहले टिकट बुकिंग कर लेते, वरना आज मासा हमें छोड़ने वाली नहीं है। निहारिका अपनी उलझन से निकल नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या फैसला लेना चाहिए। इसी ख्याल के साथ वो घर आते ही उसने अपनी माँ को देखते ही कुछ गुस्से से कहा, आपने किस उम्मीद से उस सम्राट को हाँ कि आपको सच में लगता है मैं उससे शादी करूंगी? मैं बहुत अच्छे से जानती है वो रुद्र का दुश्मन है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। आप सब जानती हैं, फिर भी आपने हाँ कह दिया। पुष्पा जी ने जब ये सुना, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था वो तैयार थी इस बात के लिए, और अपनी माँ के एक्सप्रेशन देखकर निहारिका को भी यकीन हो गया कि सम्राट ने जो भी कहा था वो झूठ नहीं कहा था। उसकी माँ सच में ये सब जानती थी और उसके बाद भी उन्होंने हाँ कर दी। पुष्पा जी ने अब उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, रुद्र से उसके दुश्मनी थी, तुमसे नहीं। रुद्र की शादी नहीं होगी, उससे तुम्हारी हो रही है। अच्छा लड़का है, अपनी दुश्मनी वो किस तरह से निभा रही है मैं नहीं जानती हूँ, पर मुझे मिलकर वो अच्छा लगा, और वैसे भी जो हुआ उसके बाद थोड़ा परेशान होना उसका बनता है। तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। निहारिका, तुम सम्राट से शादी करोगी? एक बार फिर उसने अपनी माँ को हैरानी से देखते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती है? आप जानती हैं वो रुद्र का दुश्मन है। तो मैं भी तो यही कह रही हूं ना, वो रुद्र का दुश्मन है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? पुष्पा जी ने एक बार फिर कहा, जो सुनकर वो चिढ़ गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, आप भी मुझे समझ नहीं आती है। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। पुष्पा जी उसे जाते हुए देखती रह गई, उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। वो जानती थी निहारिका को इस बात से बहुत फर्क पड़ा था, पर वो सम्राट से मिली थी। सम्राट बहुत अच्छे से उनसे मिला था, उसका व्यवहार देखकर उन्हें वो पसंद आया। वो चाहती थी उनकी बेटी शादी कर ले, इसीलिए उन्होंने रुद्रवीर को भी कह दिया था कि वो कुछ वक्त उससे ना मिले। वो नहीं चाहती थी रुद्र को पता चले कि निहारिका की शादी सम्राट से होने वाली है। निहारिका जो अपने कमरे में आ गई थी, उसकी उलझन और बढ़ गई थी। वो बस अपनी माँ की बातों को सोच रही थी, फिर एक तरफ उसे सम्राट की बातें याद आने लगी और वो बुरी तरह से उलझ कर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। आज जब रुद्रवीर घर आया, कनुप्रिया जी ने सबसे पहले उसे इस बारे में पूछा और उनकी बात सुनते ही उसने जवाब दिया, हमने टिकट कर ली है, हम कल निकल जाएंगे। कनुप्रिया जी ये सुनकर खुश हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाकर आपने कोई अच्छा फैसला किया, वरना हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे थे। रुद्रवीर मुस्कुरा दिया और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कनुप्रिया जी ने एक गहरी सांस ली। अभी कल ही उनकी बात पुष्पा जी से हुई थी, उन्होंने तभी उनको बताया था निहारिका की शादी के बारे में। वो चाहती थी रुद्रवीर इस वक्त यहाँ ना रहे। पुष्पा जी की बात सुनकर कनुप्रिया जी को भी ये ठीक लगा और इसीलिए उन्होंने आज एकदम जिद से ये बात कर दी थी, जिसके आगे रुद्र कुछ कर नहीं पाया। अंबिका अपने आप में बैठे किसी ख्याल में खोई हुई थी, तभी रुद्रवीर गया। उसे देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। रुद्रवीर उसके सामने ही आ गया। अंबिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज आप जल्दी आ गए, क्यों नहीं आ सकते क्या? रुद्रवीर ने जब ये कहा तो वो झट से बोली, हमने ऐसा तो नहीं कहा। रुद्रवीर मुस्कुरा दिया और सोफे पर बैठे हुए उसने कहा, टिकट्स ले ली हमने, कल जाना है तो आप पैकिंग कर लीजिएगा। अंबिका ने धीरे से गर्दन हिला दी। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंबिका ने गहरी सांस ली, वो जानती थी वो जरूर उसे कुछ ना कुछ कहकर छेड़ेगा। अंबिका का हाथ पकड़कर रुद्रवीर ने उसे अपनी तरफ खींच, वो संभल नहीं पाई और सीधा उसके गोद में जाकर गिरी। अंबिका का सर उसके सीने से टकराया था, वो उससे दूर हटती उससे पहले ही रुद्रवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हमने पहले भी आपसे कहा था, अभी भाग रही है आप हमसे, कल कहाँ भागेंगी? अंबिका ने जब ये सुनो, उसके चेहरे पर एक बार फिर लाली आने लगी। उसने नजरें झुका ली, जो वो देखकर मुस्कुरा दिया। उसने अंबिका की कमर पर रखा हाथ खींचकर उसे और करीब किया। वो जैसे उसके गाल को चूमने लगा, तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जो सुनते ही अंबिका झट से उसे दूर हो गई। सामने एक नौकर था जिसने अब जाकर टेबल पर चाय रखा। अंबिका अजीब सा महसूस कर रही थी और उसे नौकर के जाते ही अंबिका ने रुद्रवीर को आंखें दिखाई तो वो बहुत ही लापरवाही से बोला,
आप हमारी ही पत्नी है, कुछ गलत नहीं कर रहे थे हम। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका ने सर हिलाते हुए कहा, आप भी ना हुकुम सा। निहारिका के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया था और उससे भी ज्यादा मुश्किल ये था उसकी माँ उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने खुद भी सोचा था वो शादी के लिए हाँ कर देगी, पर सामने सम्राट को देखकर अब उसे उलझन होने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए था। सम्राट की कही बातें एक बार फिर से उसे याद आने लगी। उसने अब एक गहरी सांस लेकर कहा, सही कह रहा था वो, मुझे सोचना चाहिए इस बारे में। उसने अब फैसला कर लिया था, वो इस बारे में सोचेगी। इधर सम्राट आज कुछ खुश नजर आ रहा था। वो जब घर आया उसकी मां सुमित्रा जी उसे खुश देखकर मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, आज इतने दिनों बाद आप खुश नजर आ रहे हैं। अपनी मां की बात सुनकर सम्राट ने उनके कंधे पकड़ते हुए कहा, शादी करने वाले हैं हम। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा जी एक पल के लिए हैरान भी हुई, अगले ही पल उनके चेहरे पर खुशी भरे भाव आ गए। वो खुश होकर बोली, आप सच कह रहे हैं ना। सम्राट ने सहमति जताई, जो देखकर सुमित्रा जी ने खुश होकर एक बार फिर है कहा, किससे। इतना सुनते ही सम्राट ने कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, निहारिका। उसकी मां ये सुनकर कुछ कहती उससे पहले ही सम्राट ने एक बार फिर से कहा, रुद्रवीर सिंह रघुवंशी की बेस्ट फ्रेंड निहारिका से। सुमित्रा जी जो अब तक खुश नजर आ रही थी, उसकी ये बात सुनकर उनकी आंखों में हैरानी उतर आई। वो हैरानी से उसे देख रही थी, पर सम्राट के चेहरे पर आज खुशी दिख रही थी। सुमित्रा जी ने अब उसकी ओर देखकर कहा, पर बेटा आप ये, हमारा मतलब ये क्यों कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं हम माँ, आप खुश नहीं है। सम्राट की बात सुनकर उसकी माँ सुमित्रा जी समझ नहीं पा रही थी, वो खुश होकर अपनी मर्जी से शादी कर रहा था या बदले के लिए। इधर सम्राट आज कुछ खुश नजर आ रहा था। वो जब घर आया उसकी मां सुमित्रा जी उसे खुश देखकर मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, आज इतने दिनों बाद आप खुश नजर आ रहे हैं। अपनी मां की बात सुनकर सम्राट ने उनके कंधे पकड़ते हुए कहा, शादी करने वाले हैं हम। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा जी एक पल के लिए हैरान भी हुई, अगले ही पल उनके चेहरे पर खुशी भरे भाव आ गए। वो खुश होकर बोली, आप सच कह रहे हैं ना। सम्राट ने सहमति जताई, जो देखकर सुमित्रा जी ने खुश होकर एक बार फिर है कहा, किससे। इतना सुनते ही सम्राट ने कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, निहारिका। उसकी मां ये सुनकर कुछ कहती उससे पहले ही सम्राट ने एक बार फिर से कहा, रुद्रवीर सिंह रघुवंशी की बेस्ट फ्रेंड निहारिका से। सुमित्रा जी जो अब तक खुश नजर आ रही थी, उसकी ये बात सुनकर उनकी आंखों में हैरानी उतर आई। वो हैरानी से उसे देख रही थी, पर सम्राट के चेहरे पर आज खुशी दिख रही थी। सुमित्रा जी ने अब उसकी ओर देखकर कहा, पर बेटा आप ये, हमारा मतलब ये क्यों कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं हम माँ, आप खुश नहीं है। सम्राट की बात सुनकर उसकी माँ सुमित्रा जी समझ नहीं पा रही थी, वो खुश होकर अपनी मर्जी से शादी कर रहा था या बदले के लिए। सुमित्रा जी कुछ हैरान परेशान नजर आ रही थी और अपनी माँ के चेहरे पर आए भाव देखकर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ माँ, लगता है आप हमारी शादी की बात सुनकर खुश नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, एक बार आपकी होने वाली बहू हाँ कर दे, उसके बाद आप उनसे मिल लीजिएगा। यकीनन ही आपको पसंद आएंगी वो। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा जी ने उसकी बहन पर हाथ रखते हुए कहा, क्या आप सच में निहारिका से शादी करना चाहते हैं सम्राट। अगर आप अपने बदले के लिए उनसे शादी करेंगे तो ये गलत होगा। सम्राट के चेहरे पर कुटिलता भरे भाव आ गए और उसने अपनी मां की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बिना किसी भाव के कहा, आप हमें समझ नहीं पाएंगी। इस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रही है आपके लिए भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। रहने दीजिए मां, कोशिश मत कीजिए। हम जो भी करने वाले हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। परेशान मत हो, ये सब अच्छा होगा। वो खुश था और वो खुश होते हुए ही वहां से निकल गया, जबकि सुमित्रा जी हैरान परेशान थी। उनको समझ नहीं आ रहा था उनके बेटे के दिमाग में चल क्या रहा था। वो क्या करना चाहता था। कहीं वो रुद्रवीर से बदला लेने के लिए निहारिका का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ये सोचते ही वो परेशान होकर अपने आप में बोली, नहीं, अगर सम्राट ये करेंगे तो ये बहुत गलत होगा। एक लड़की की जिंदगी के साथ खेलना ये बहुत गलत बात है। कनुप्रिया जी जैसे ही अपने कमरे में आए, शिवराज जी पर नजर पड़ी जो अपने किसी काम में लगे हुए थे। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कनुप्रिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रवीर मान गए जाने के लिए। ये सुनते ही शिवराज जी ने अपनी नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोले, अच्छी बात है, पर हमें ये समझ नहीं आया अचानक आपको क्या हो गया है। आप क्यों इस तरह पीछे पड़ गई है। ये सुनते ही कनुप्रिया जी ने पुष्पा जी की बताई बातों को बताते हुए कहा, वो निहारिका की शादी की बातें चल रही है और हम नहीं चाहते हैं कि आगे कोई दिक्कत हो। उसकी माँ भी यही चाहती है, तो इसीलिए हमने सोचा अगर इसी बहाने रुद्र और बहू कहीं चले जाए तो ये भी अच्छा होगा।
शिवराज जी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, एक तो आप भी नामासा के साथ रहते रहते पता नहीं क्या हो गई है, कुछ भी सोचती है आप लोग। कनुप्रिया जी उनके पास आकर बैठते हुए बोली, कुछ भी नहीं सोचते हैं हम, आप नहीं जानते हैं लोग बहुत बातें बनाते हैं। आगे निहारिका की जिंदगी भी अच्छी हो यही कामना करते हैं हम, ये नहीं चाहते कि उनके साथ भी कुछ बुरा हो। शिवराज जी ने गर्दन हिलाई तो कनुप्रिया जी ने पूछा, रुद्रवीर से बात हुई आपकी? शिवराज जी ने हल्के से सर हिलाकर ना में जवाब दिया। बात कहाँ करते हैं आजकल वो हमसे? उनके चेहरे पर अजीब सा भाव नजर आ रहा था जो देखकर कनुप्रिया जी ने कहा, परेशान मत होइए, बहुत बदलाव आए हैं उनके अंदर, धीरे धीरे बहुत और भी आ जाएंगे, हो जाएंगे ठीक। ईश्वर करें यही हो, हम भी यही चाहते हैं। शिवराज जी ने कहा तो कनुप्रिया जी ने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, हम बहुत अच्छे से समझते हैं आपके लिए बहुत दुविधा बन गई, पर यकीन मानिए वो समझेंगे और समझते भी हैं, बस एक नाराजगी है मन में। अंबिका और रुद्रवीर को अगले दिन निकलना था इसलिए दोनों ही तैयारी में लगे थे। रुद्रवीर को पुष्पा जी ने मना किया था और इस वक्त कहीं ना कहीं उसका ध्यान खुद भी निहारिका की तरफ नहीं गया था। अंबिका सामान पैक कर रही थी और रुद्रवीर उसकी तरफ देखा जा रहा था। अंबिका उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसने एक बैग बंद करते हुए कहा, हुकुम सा हमें देखने की जगह आप ये बताइए आप क्या क्या लेकर जाएंगे? आप हमें परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही रुद्रवीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी मुस्कुराहट को समेटते हुए कहा, हमने क्या परेशान किया? हम तो आपसे बात भी नहीं कर रहे। आप अपने काम में लगी हुई है और हम अपने काम में। ये सुनते ही अंबिका ने उसकी तरफ घूमकर उसे आंखें दिखाए। उसे आंखें दिखाते हुए वो बोली, ये जो काम आप कर रहे ना वही हमें परेशान कर रहा है, हमें इतनी देर से देखे जा रहे हैं, काम करने दीजिए हमें। रुद्रवीर ये सुनकर हंस दिया और उसके हंसने की आवाज सुनकर अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, आजकल आप बहुत मजाक बनाते हैं हमारा। हम आपसे बात नहीं करेंगे ना, तब आपको मजा आएगा। वो अपनी नाराजगी दिखाने लगी। अंबिका ने दूसरा बैग निकाला और कपड़े निकालते हुए एक बार फिर भरने लगी। रुद्रवीर उसको देखा हुआ मुस्कुराया। वो उठकर अंबिका के पास आया। अंबिका जो अपने काम में लगी हुई थी उसने महसूस किया था रुद्रवीर का आना, लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। रुद्रवीर उसे देखता रहा। उसने अंबिका का हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, अच्छा ठीक है ना, हम नहीं कर रहे आपको परेशान, आप नाराज तो मत होइए। अंबिका ने मुंह बनाकर उसकी तरफ घूमते हुए कहा, रहने दीजिए आपका हमें पता, एक बार बोलेंगे फिर आप ऐसे मजाक के मूड में ही रहते हैं। दूसरा बैग पैक करके वो दोनों बैग साइड में रखते हुए बोली, हो गया हमारा काम, अब आप हमें सोने जाने दीजिए, हम बहुत थक गए। वो जानबूझकर से उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने की सोच रही थी और जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया रुद्रवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ये गलत बात है, चलिए कोई बात नहीं करके आपको परेशान, बस एक दिन की बात है, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ भागती हैं आप। इतना कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और अंबिका उसकी बातों का मतलब सुनकर बुरी तरह से झेप उठी। रुद्रवीर ने उसकी कलाई छोड़ दी थी। अंबिका झट से बेड पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी जिसे छिपाते हुए उसने रुद्रवीर की तरफ देखा जो अब जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अंबिका ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में कहा, इनको भी कुछ कहना ही गलत है, कुछ भी कहो तो ये पता नहीं क्या समझ जाते हैं। सुमेधा का बदलाव अब अभिमन्यु को भी नजर आ रहा था। सरस्वती जी को यहाँ लाना कामयाब रहा था, वो उनके साथ भी खुश रहती थी। अवंतिका जी के साथ भी वक्त बिताती थी और वैसे भी वो खुश होती थी, अब वो गुमसुम सी नहीं रहती थी। जो बात अभिमन्यु को कहीं ना कहीं राहत दे रही थी, इसीलिए उसकी माँ को यहाँ लेकर आया था, मतलब चलो कुछ तो असर हुआ था। वो इन्हीं ख्यालों के बीच उलझा कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। लैपटॉप बंद करके अभिमन्यु अपने बेड पर आकर बैठ गया। सुमेधा अब तक कमरे में नहीं थी। आज जब से वो आया था तब से 2 बार ही उसकी झलक देखी थी, इसलिए मन हुआ एक बार जाकर उसे देख ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया था। अभिमन्यु अपने ही ख्यालों में गुम था। उन दोनों का रिश्ता इतना उलझा था जिसकी वजह कहीं ना कहीं वो भी था और कुछ वजह सुमेधा भी थी, लेकिन उसकी गलतफहमी की वजह से उलझने और ज्यादा बढ़ गई थी। पुरानी बातें सोचते हुए उसने अपने आप में ही कहा, अगर आपने एक बार बता दिया होता तो इतनी बातें उलझती नहीं। मानते हैं हमारी गलती है, पर आपका हमसे इतना बेअसर रहना हमें डाल गया शक में। सुमेधा अपनी मां के पास से अब अपने कमरे में आए। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अभिमन्यु को देखते ही एक पल के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन अगले पल वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। पानी का ग्लास मुंह से लगाते हुए उसने एक नजर अभिमन्यु को देखा तो किसी ख्याल में गुम था। सुमेधा ने पानी का ग्लास वापस रखा और धीरे से बोली, हमारा फोन, हमारा मतलब है हमारा फोन काम नहीं कर रहा था तो।
उसके इतना कहते हैं अभिमन्यु ने कहा, ठीक है मनवा देंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर सुमेधा ने उसकी ओर देखा और बोली, हम नहीं कहते पर माँ कह रही है वो 2 दिन में चली जाएंगी, इसीलिए चाहिए ताकि बात होती रहे, वो परेशान रहती है अभी हमारे लिए। उनसे बात करने के लिए आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये कहा सुमेधा हल्का सा हंस दी। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा, वो समझ गया इस वक्त वो क्यों हंस पड़ी थी। सुमेधा ने उसकी ओर देखते हुए तंज से कहा, ये आप कह रहे हैं यकीन नहीं हो रहा हमें। अभिमन्यु को एक पल के लिए बुरा लगा क्योंकि उसने एक वक्त पर ऐसा किया था, लेकिन उसकी बातों का जवाब देते हो उसने बहुत ही आराम से कहा, तो यकीन कर लीजिए। सुमेधा की नजरें 2 पल के लिए उस पर टिक गई, लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह पर लेट गई और उसने करवट बदल ली। अभिमन्यु कुछ पल था उसे देखता रहा, वो अपनी आंखें बंद कर रही थी लेकिन उसे जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो दोबारा अपनी आंखें खोल दे रही थी। जो देख रहे हैं। अभिमन्यु ने अब उसके पास खिसककर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा और जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श महसूस हुआ सुमेधा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु बोला, आराम कीजिए। इतना कहकर हल्के हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। सुमेधा के चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट आ गई थी। उन दोनों के बीच हमेशा से एक दूरी थी, इसलिए उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अभिमन्यु ने जैसे ही ये महसूस किया वो अपना हाथ एक पल के लिए पीछे करते हुए बोला, उसे रात होश में नहीं थे, वरना आप भी जानते हैं आपकी मर्जी मायने रखती है हमारे लिए। सुमेधा ने अब चुपचाप आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु एक बार फिर हल्के हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था उसे, पर सुमेधा जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी उसका मन बुरी तरह से बेचैन हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभिमन्यु अब इतनी कोशिश है जो कर रहा था तो क्या वो क्या करे। क्या उसे माफ कर देना चाहिए? क्या वो सारी बातें हुई आसानी से भुला पाएगी? अगले दिन अंबिका और रुद्रवीर की ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए निकल गए। उन दोनों के जाते ही साधना जी ने कनुप्रिया जी की तरफ देखकर कहा, भाभी सा कुछ हुआ है क्या? कनुप्रिया जी ने नामे गर्दन हिलाई तो वो बोली, आजकल निहारिका नहीं आ रही, उस दिन भी हमने देखा था वो बहुत ही अजीब तरह से वहां से गई थी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। ये सुनते ही कनुप्रिया जी एक पल के लिए शांत हो गई। अगले ही पल में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, उनको भी काम होगा, इतना मत सोचिए आप, हर समय दिमाग चलाती रहती है अपना, थोड़ा आराम दीजिए। इतना कहकर उन्होंने प्यार से उनका गाल छुआ तो साधना जी हंस पड़ी। पुष्पा जी की ओर से हाँ थी और उन्होंने निहारिका को भी कह दिया था वो रुद्रवीर के बारे में ना सोचकर शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था उनकी बेटी हाँ करेगी या नहीं, और इसी बात को लेकर वो परेशान हो रही थी। पुष्पा जी अब नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा रही थी और उनकी नज़र बार बार निहारिका के कमरे की तरफ जा रही थी। वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी और अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था उनको ये भी नहीं समझ आ रहा था। वो उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन में बोली, बस निहारिका हाँ कर दे, सम्राट अच्छा लड़का है, अगर वो उससे शादी कर लेगी तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। कुछ ही देर बाद निहारिका अपने कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जो देखकर पुष्पा जी को लगा वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, और उन्होंने उसकी तरफ देखकर मन मन में ही कहा, लगता है ये लड़की अपनी जिद के आगे कुछ नहीं सुनेगी। समझ नहीं आ रहा कैसे मनाऊं इसको, रुद्र तक ये बात ले नहीं जा सकती, वरना उसकी बात एक बार में मान लेती। एक वही है जो इससे कोई भी बात आसानी से मनवा सकता है, वरना तो किसी की सुनती नहीं है। इसकी जिद की वजह से सारी चीज बिगड़ती जा रही है, समझ नहीं चाहती है कुछ। निहारिका चुपचाप आकर बैठी और उसने खामोशी से नाश्ता करना शुरू कर दिया। पुष्पा जी बार बार उसे देख रही थी। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या सोचा है? अपनी माँ की ये बात सुनते ही वो एकदम अनजान बनते हुए बोली, किस बारे में? पुष्पा जी ने जैसे ही ये सुना उनको अपनी बेटी पर गुस्सा आने लगा, लेकिन अपना गुस्सा काबू करते हुए वो बोली, निहारिका तुमसे बात की थी मैंने तुम्हारी शादी के बारे में, सम्राट के बारे में, और मैं चाहती हूँ तुम हाँ करो। इस बार ये तुम मेरी जिद समझो या जो भी, और उसको तुमसे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम क्यों उससे शादी नहीं करना चाहती? उसने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो तुम इस तरह से मना कर रही हो? बेटा ये गलत बात है, अपनी माँ की बात एक बार मान कर देखो, क्या पता मैं जो कह रही हूँ वो सही हो। मैं सम्राट से मिली, में बहुत अच्छा लगा मुझे वो, और मुझे लगता है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। क्या सोचा है तुमने? अपनी माँ की यह बात सुनते ही निहारिका ने बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है क्या सोचूंगी मैं? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।